हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्री जी क्लासेस। जनरल केमिस्ट्री में आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, उसमें कुछ रहा नहीं है। अगर कुछ भी ऐसा लगेगा कि छूट गया है या फिर क्वेश्चन में कुछ नया आएगा तो वो आपको जरूर बताया जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो हमारी जनरल केमिस्ट्री की क्लास थी उसमें हम लोग केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट कर लिया। आज हम लोगों को करना था रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, जनरल फिजिक्स की जो न्यूमेरिकल क्लासेस या कह सकते हैं प्रैक्टिस सेशन चल रहे थे वो कल होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हम लोग आज रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे। तो रेडियो एक्टिविटी में हम ये पढ़ेंगे कि कोई भी न्यूक्लियस, पहली चीज अनस्टेबल न्यूक्लियस होगा या एटम होगा या कोई सब्सटेंस होगा। कहने का मतलब कि कोई सब्सटेंस होगा जिसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब जहां पे सारा मास कंसंट्रेट होता है। ठीक है, आज का चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, फर्स्ट क्लास है, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन होगी, हो सकता है बहुत लोगों को इजी लगे, बहुत लोगों को इजी ना लगे। ठीक है, या फिर कुछ लोगों को नया कुछ पढ़ने को मिले। तो पहली चीज कि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस लिया हम लोगों ने, ठीक है, उस सब्सटेंस के जो एटम थे, तो ऑलमोस्ट सबसे जो कंसंट्रेटेड स्टेट ऑफ देखी जाती है तो स्फेरिकल मान ली जाती है। जैसे पानी की बूंदें हैं, हम बाल्टी में रखें, मग में रखें, बॉटल में रखें, लेकिन जब हम उसको बूंद की तरह देखते हैं तो वो अपने सबसे छोटे स्वरूप में होती है। तो इसी तरह हम लोगों ने सारे जितने भी एटम थे उसको सर्कुलर माना था। ठीक है, तो अभी तो चेंज आप लोगों ने अगर न्यू थ्योरी देखी हो उसमें इलेक्ट्रॉन के चेंज शेप भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अभी हम अपनी बात करते हैं जो हम लोगों को हो सकता है नेक्स्ट या एक दो साल बाद वो चीजें या नेक्स्ट ईयर ही वो बुक्स में आ जाए। हाँ, तो सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल एटम। एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। ये हमारा पूरा एटम है। एटम के अंदरूनी पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं और यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन। ठीक है, अब ऐसा सब्सटेंस जिसका न्यूक्लियस लगातार रेडिएशंस एमिट करता रहे, मतलब लगातार उससे कुछ ना कुछ कम होता रहे। ठीक है, न्यूक्लियस से क्या निकलेगी? रेडिएशंस निकलेंगी। अब रेडिएशंस भी दो तीन प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती हैं। उससे पहले हमें ये देखना है कि ये जो न्यूक्लियस होगा, पहले बात वो अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होगा, वो अपने आप को क्या करता रहेगा? अपने इस न्यूक्लियस से कुछ ना कुछ कम करता रहेगा। ठीक है, जब कम हो रहा होगा तो तीन तरह की रेडिएशन निकलती हैं। पहली अल्फा, बीटा, गामा। तो अल्फा रेडिएशन जो होती हैं उनमें कुछ ना कुछ मास का डिफरेंस देखने को मिलता है कि मास भी जा रहा है। ठीक है, कि न्यूक्लियस अपने अंदर से ऐसा रेज निकाल रहा है जिसमें उसका मास का क्षय हो रहा है या उसका मास का कमी आ रही है, उसके मास में कमी आ रही है। ठीक है, जो अल्फा हो गया। बीटा में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन में कमी देखने को मिलेगी जब रेडिएशंस निकल रही है न्यूक्लियस के अंदर से, एटम के अंदर से निकल रही है। ठीक है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन में कमी देखने को मिलेगी, मास ऑलमोस्ट सेम रहेगा। और जब बात करेंगे गामा की, तो गामा में ना तो मास निकल रहा होगा, ना ही इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, बस वो एक तरह से रेडिएशन निकल रही होगी और उस रेडिएशन में हमको ये देखने को मिलेगा कुछ पार्टिकल देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो पार्टिकल की हम आगे बात करेंगे। तो हम लोगों ने एक ओवरऑल चीज समझ ली कि सब्सटेंस जो होते हैं, कुछ सब्सटेंस जैसे यूरेन क्या कहते हैं जिसको, थोरियम है, यूरेनियम है, यूरेनस बोल रहे थे हम, यूरेनियम है, थोरियम है। तो ये सब क्या कर रहे हैं? खुद तो सब्सटेंस फॉर्म में है ना, वो अपना कुछ ना कुछ पार्टिकल एनवायरमेंट में
भेज रहे हैं, ठीक है, एनवायरमेंट में भेज रहे हैं, तो वो किसकी वजह से कर पा रहे हैं, उनका न्यूक्लियस ही अनस्टेबल है, इस वजह से ये सारी चीजें कर पा रहे हैं। जो बड़ा सा सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के अंदर का न्यूक्लियस अनस्टेबल है, ठीक है, अनस्टेबल है, तो वो रेडिएशंस निकाल रहा है, रेडिएशंस निकाल रहा है, तो कुछ टाइम बाद उनका मास कम हो जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक ही रेडिएशन निकले, ठीक है, बहुत सारी रेडिएशंस निकल रही हैं, और एक तरह की भी नहीं निकल रही हैं, 2-3 तरह की निकल रही हैं, टाइप्स हैं उन रेडिएशंस के। अब जब उन रेडिएशंस के टाइप्स हैं, कुछ में मास का भी कमी देखने को मिल रही है, कुछ में इलेक्ट्रॉन्स की कमी देखने को मिल रही है, तो हो सकता है कुछ टाइम बाद उसका जो सब्सटेंस है हमारा, या जिसका एटम या एलिमेंट जो हम लोगों ने लिया था, जो रेडियो एक्टिव है, जो सब्सटेंस खुद में रेडियो एक्टिव है, खुद में अनस्टेबल है, उसी की रेडिएशंस निकल रही हैं। जब उसकी रेडिएशंस निकल रही हैं, तो हो सकता है कुछ टाइम बाद उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले, उसका मास हाफ हो जाता है, या वो जो उसकी जो रिएक्ट करने की क्षमता है, या रेडिएशन निकालने की क्षमता है, उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले, सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें हमें समझ में आ गई कि रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, तो हम लिख लेते हैं रेडियो एक्टिविटी एक्चुअल में होता क्या है। इसमें अभी कुछ ऐसा लिखने को नहीं है, तो हम इसको रफ करते हैं। किसी भी न्यूक्लियस से अपने आप निकलते हैं, ठीक है, इसमें कोई एनर्जी देनी नहीं पड़ती है, अपने आप पार्टिकल्स निकलने लगे, रेडिएशंस निकलने लगे। रेडिएशंस मेन चीज बोला जाता है कि किसी भी पार्टिकल से या किसी भी न्यूक्लियस के पार्टिकल के न्यूक्लियस से अपने आप रेडिएशंस निकलने लगे, तो उस सब्सटेंस को रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहेंगे। और जो ये पूरा प्रोसेस हो रहा होगा रेडिएशन वाला, उस पूरे प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी बोल देंगे, ठीक है। तो दोनों चीजें लिखते हैं। पहला है द स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप, एमिशन ऑफ रेज अल्फा बीटा गामा रेज is known as, जो स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा अल्फा बीटा गामा रेज का, उसको बोलेंगे रेडियो एक्टिविटी, इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। एंड द सब्सटेंस which take part in radioactivity is the radioactive substance, या फिर इसको लिख सकते हैं and substance is known as radioactive substance, ठीक है, जो सब्सटेंस होगा वो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कहा जाएगा। अब क्या है कि कोई भी सब्सटेंस ऐसा है उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो हर पार्टिकल में क्या हो रहा होगा, एक ऐसा एटम होगा, ठीक है, हर पार्टिकल एटम के फॉर्म में होगा, उसके पास होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं और आउटर मोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां से क्या हो रही होगी, रेडिएशंस निकल रही होंगी। इन रेडिएशंस में एक अल्फा होगी, एक बीटा होगी, एक गामा होगी, आगे बात करेंगे इसकी, ठीक है। तो ये लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, यहाँ पे लिख देंगे हम जेड से जेड बहुत ज्यादा यूज होगा। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, या इसको प्रोटॉन्स भी बोलते हैं। सारी चीजें इसी के आसपास घूम रही होंगी। एक टर्म यूज होगा ए का मतलब होगा एटॉमिक मास, ठीक है, जो भी हमारी चीजें हो रही होंगी वो एटॉमिक लेवल पे हो रही होंगी। जब एटॉमिक लेवल पे हो रही होंगी तो सारा सब्सटेंस हमारा उसी की तरह वर्क कर रहा होगा, ठीक है। एटम के लेवल पे हो रही होंगी, सबसे जो छोटा पार्टिकल है जिसको इंडिविजुअल पार्टिकल कहा गया, लेकिन अब वो
क्या हो गया, उसको हम लोगों ने विभेद कर लिया है, उसको हम लोगों ने और अच्छे से जान लिया है कि उसके अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे जो सबसे छोटा पार्टिकल है उस एटम के लेवल पे सारी चीजें हो रही होंगी, तो हमें Z की जरूरत पड़ेगी। Z क्या है, एटॉमिक नंबर, जिसको हम प्रोटॉन भी बोलते हैं। A की जरूरत पड़ेगी। A क्या है, एटॉमिक मास, ठीक है, जो सब्सटेंस का मास होगा। और एटॉमिक मास क्या होता है, P प्लस M के बराबर। P क्या है, प्रोटॉन, M क्या है, न्यूट्रॉन, जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो इस कंबाइंड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंबाइंड स्टेट को न्यूक्लियस बोलते हैं, कंबाइंड फॉर्म को न्यूक्लियस बोलते हैं। तो न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो अब कहने की बारी आई ये कि अगर न्यूक्लियस स्टेबल है तो हमारा एटम स्टेबल होगा, अगर न्यूक्लियस अनस्टेबल है तो हमारा एटम अनस्टेबल होगा। या फिर हम कह सकते हैं एलिमेंट, इफ एलिमेंट्स of atom is stable then outer shell will be, आउटर शेल में क्या होगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। अगर हमारा एलिमेंट या एटम जो है स्टेबल है, जो आउटर शेल होगी उसमें क्या होगा, स्टेबल कन्फिग्रेशन देखने को मिलेगी। जैसे आउटर मोस्ट शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, वैसे 2 8 18 36 सॉरी 2 8 18 और ऐसे देखे जाए, ठीक है। ज्यादातर हम लोग 2 8 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। 18 और फिर 32 32 होगा। हाँ, तो अब हम लोग ये समझ चुके हैं कि कहा यहाँ पे स्टेबल और अनस्टेबल की बात होगी। सब्सटेंस होगा, उसका एटम होगा, अगर वो अनस्टेबल होगा तो वो क्या कर रहा होगा, तब वो अल्फा बीटा रेज निकालेगा, ठीक है। 18 18 32 होता है, 8 होते हैं आउटर मोस्ट पे, 18 होंगे, फिर क्या कहते हैं, उसमें देख सकते हैं कि कितने आउटर मोस्ट शेल पे, ज्यादातर हम लोग 8 की बात करेंगे। होप सो इतना समझ में आ गया होगा। इसको रब करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे सिंस एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस इज मोर, एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस मोर होगा। जब एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस मोर है या ज्यादा है, और यहाँ पे लिखे न्यूक्लियस इज, एंड लिखेंगे एंड न्यूक्लियस इज अनस्टेबल, और हमारे पास जो न्यूक्लियस है एटम का वो अनस्टेबल है। जब एटॉमिक मास बहुत ज्यादा है और न्यूक्लियस अनस्टेबल है, कहा, इन एनवायरमेंट, टू स्टेबलाइज द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस को स्टेबलाइज करने के लिए क्या होगा, एमिशन ऑफ अल्फा बीटा, द न्यूक्लियस इज टू स्टेबलाइज द न्यूक्लियस ऑफ एटम, अल्फा बीटा गामा रेज एमिट। तो अल्फा बीटा गामा रेज जो होंगी वो एमिट करेंगी, निकलेंगी, बाहर की ओर जाएंगी, ठीक है, न्यूक्लियस से बाहर जाएंगी। एंड हेंस एंड हेंस एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेस, जो एटॉमिक मास होगा सब्सटेंस का डिक्रीज होगा। तो मतलब कि रेडियो एक्टिविटी में मास जो है वो कम हो रहा है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है समझने में कि मास तो कम होगा ही होगा। फिर अब कॉज क्या है रेडियो एक्टिविटी का, कॉजेज ऑफ
कॉजेज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो जो मेजर कॉज हम लोगों को देखने को मिले वो हम लोग लिख लेते हैं। फर्स्ट है अनस्टेबल न्यूक्लियस ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का अनस्टेबल न्यूक्लियस है, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो कंबाइंड फॉर्म है वो अनस्टेबल है, इसलिए हमें रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलती है। और दूसरा जो है वो ये है, दो तीन देखने को मिलती है, पहला हम लोग देख रहे हैं। दूसरा क्या है, जो N/P का रेशियो, न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो है, वो 1 और 1.5 के बीच में है। ठीक है, अगर न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1 और 1.5 के बीच में है तो रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलेगी। अनस्टेबल न्यूक्लियस है तो रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलेगी। सॉरी, मैंने क्या कह दिया, अनस्टेबल न्यूक्लियस होना चाहिए। अगर इनके बीच में है तो स्टेबल होगा, इससे कम है तो अनस्टेबल होगा, इससे ज्यादा है तो अनस्टेबल होगा। ये मुझे कहना था, मैंने पता नहीं क्या कह दिया। फिर से बोलते हैं कि हमारे पास कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या है, अनस्टेबल न्यूक्लियस होना चाहिए। दूसरा, जो अगर N/P का रेशियो इससे कम है, 1 से कम है या 1.5 से ज्यादा है तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और ये कंडीशन है स्टेबल न्यूक्लियस की। ठीक है, तो यहां लिखेंगे इफ N इज मोर देन N/P इज मोर देन 1.5 और N/P is less than 1 less than equal to 1, more than ही लिखते हैं, more than और less than, N/P is more than 1.5 और N/P is less than 1, तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल न्यूक्लियस हो जाएगा। और अनस्टेबल न्यूक्लियस होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी, रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलेगी। मतलब 1 और 1.5 के बीच में है तो स्टेबल न्यूक्लियस है, इससे कम या ज्यादा होती है तो हमें रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलेगी। अब रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे यूज हुए। ठीक है, तो उन इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सो ये लिख लिया होगा, इसको रब करते हैं। नेक्स्ट जो है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी मेजर करने के लिए दो तरह के इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने देखे। पहला था इंस्ट्रूमेंट जो उसका नाम था GM काउंटर। GM काउंटर, ये जो इंस्ट्रूमेंट था इससे क्या करा गया, इससे रेडियो एक्टिविटी मेजर करी गई। तो स्पेशली ये यूज किया जाता है, यूज टू मेजर अल्फा बीटा रेज। ठीक है, GM काउंटर जो यूज किया गया जिससे हम रेडियो एक्टिविटी जहां हो रही होगी केवल अल्फा और बीटा रेज को ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, हम पहचान पाएंगे कि ये जो रेडिएशन हो रही है यहाँ पे अल्फा रेज निकल रही हैं, बीटा रेज निकल रही हैं। अगर गामा रेज निकल रही हैं तो हम उसको नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे GM काउंटर इंस्ट्रूमेंट से। सेकेंड जो इंस्ट्रूमेंट है स्कीन, इसको सीनटिलेशन काउंटर भी बोल सकते हैं या फिर आप उसको अच्छे से जैसे भी इसको प्रोनाउंशिएट कर पाए,
ठीक है, लेशन काउंटर। तो साइंटिलेशन काउंटर या सिंटिलेशन काउंटर, कुछ भी बोल सकते हैं। ये किसके लिए यूज हो रहा होगा? यूज टू मेजर द गामा रेज। ठीक है, यूज्ड टू मेजर द गामा रेज। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट था, ये बता रहा था कि जो भी सब्सटेंस रेडियो एक्टिविटी कर रहा है वहां गामा रेज निकल रही हैं कि नहीं निकल रही हैं। तो ये स्पेशली गामा रेज के लिए यूज हो। अब हम बात करेंगे यूनिट की, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद कुछ और टर्म्स हैं इससे रिलेटेड, उसके बाद हम चीजें और समझेंगे कि और क्या क्या टर्म्स हैं इसमें। तो यूनिट है एसआई यूनिट ऑफ या यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। जो यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी हैं, उसमें पहला है हम लोग जिसमें बात करेंगे जो मैडम क्यूरी के नाम से है, क्यूरी। ठीक है, सेकंड जो है वो है बैगुरल, बोलेंगे बैगुरल। ठीक है, BEG। इसमें स्पेलिंग के लिए देखना पड़ता है थोड़ा, बाकी तो ठीक है। फिर है रदरफोर्ड, और जो रदरफोर्ड है वही क्या है? एसआई यूनिट। रदरफोर्ड ने भी एसआई यूनिट पे मतलब रेडियो एक्टिविटी पे काम किया था। जो वो एटम के अंदर न्यूक्लियस वाली सिचुएशन फाइंड हुई थी ना, गोल्ड फॉइल वाला जो एक्सपेरिमेंट था, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो काफी बाद का है। उससे पहले पता चल गया था कि हाँ रेडियो एक्टिविटी जैसा कुछ होता भी। ठीक है, तो रदरफोर्ड भी उसी पे काम कर रहे थे। ठीक है, क्यूरी भी काम कर रही थी, बैगुरल भी काम कर रहे थे। तो जो रेडियो एक्टिविटी है वो बैगुरल ने फाइंड की थी। ठीक है, और जो रेडियो एक्टिविटी टर्म है, जो रेडियो एक्टिविटी टर्म दिया गया वो क्यूरी ने दिया था। ठीक है, तो ये तीनों टर्म्स यूज होते हैं। रदरफोर्ड के टाइम पता था कि हाँ रेडियो एक्टिविटी जैसा कुछ होता है। ठीक है, तो उन्होंने क्यूरी ने नाम दिया, बैगुरल ने बताया कि रेडियो एक्टिविटी एक्चुअली होता क्या है, और रदरफोर्ड ने क्या किया? ऐसा यूनिट दी जिनके नाम से हम रेडियो एक्टिविटी को एसआई यूनिट जो है रेडियो एक्टिविटी की वो रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड के ऑनर में ही दी गई। तो अल्फा बीटा गामा रेज जो है वो रदरफोर्ड ने डिस्कवर करी थी। तो ये भी लाइन लिख दे, क्या लिख देते हैं? अल्फा बीटा गामा रेज आर डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने अल्फा बीटा गामा रेडिएशन को क्या किया था? डिस्कवर किया था कि जो न्यूक्लियस है उससे कौन कौन से तरह की रेज निकल रही है। और मैडम क्यूरी जो यूनिट दी गई है क्यूरी मैम को ऑनर के रूप में दिया गया है, क्योंकि इन्होंने बहुत दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट ढूंढ के निकाले थे, डिस्कवर किए थे। एक था रेडियम, एक था पोलोनियम। ठीक है, रेडियम एंड पोलोनियम ये दोनों किसने आइडेंटिफाई किए थे? ये मैडम क्यूरी ने। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, रेडियम एंड पोलोनियम वॉज डिस्कवर्ड बाय क्यूरी या मैडम क्यूरी। ठीक है, मैडम क्यूरी इसीलिए रहता है, जैसे किसी को सर की उपाधि दी जाती ना, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को भी सर की उपाधि दी गई थी, अंग्रेजों ने दी थी, तो उन्होंने वापस कर दी थी, तो बाद में उनको रविन्द्रनाथ टैगोर ही कहा जाने लगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जो विद्वान हुए हैं तो अंग्रेजों के टाइम में उनको सर या मैडम दिया जाता था, उस टाइम में कहा जाता था। ठीक है, तो अभी
बहुत सारे लोगों को सर की उपाधि यहाँ इंडिया में भी दी अंग्रेजों ने, लेकिन फिर उनको जैसे यहाँ के लोगों को समझ नहीं आया नहीं कहेंगे, जैसे ये कहेंगे कि उनको कोई उनकी लॉज नहीं फॉलो करने होते थे, या उनके लॉ नहीं अच्छे लगे, या वो जो अत्याचार कर रहे थे कॉमन लोगों पर वो नहीं अच्छा लग रहा था, तो उन्होंने वो उपाधियां वापस कर दी। जैसे इस समय भारत रत्न ये अवार्ड मिलते हैं, इनके साथ कुछ अमाउंट भी मिलता है। तो वो जब वो रिस्पेक्टेड पर्सन होता है ना, कि बोलते हैं कि ये जैसे सचिन तेंदुलकर है तो उनको बोला जाता है भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ठीक है, कहीं अच्छी मतलब कहीं इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो उनको ऐसे बताया जाएगा, ठीक है। अगर किसी को पद्म भूषण मिला है तो उनके नाम के आगे ये लगाया जाएगा। जैसे बिरजू महाराज है तो उनके उसमें नाम के आगे बोला जाएगा कि इनको किस अगर पद्म विभूषण मिला है, पद्म भूषण मिला है, तो उनको तो अवार्ड्स मिले हैं बहुत सारे। तो इसी तरह पहले सर या मैडम दिया जाता था उनका, उनको एक तरह से ऑनर में दिया जाता था, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब दो टर्म्स और लिखेंगे, उसके बाद ये क्लास फिनिश करेंगे। एक होता है रैड्स, एक होता है रेम्स, ठीक है। रैड्स और रेम्स दो टर्म यूज किए जाते हैं, वो दोनों टर्म्स पढ़ के आज की क्लास फिनिश करते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम टर्न पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट जितने भी होंगे हमारी पीरियोडिक टेबल में सारे समझेंगे कौन कौन से हैं, और पीरियोडिक टेबल में और क्या क्या चीजें हैं जो कुछ नया है, या कोई पॉइंट ऐसा जो लिखना है इनके बारे में, वो तो अक्सर नोट हो गया होगा, स्क्रब करते हैं। तो दो टर्म्स यूज होते हैं रेडियो एक्टिविटी में, एक बोलते हैं रैड्स, एक को बोलते हैं रैम, ठीक है। जो रैड्स टर्म है वो यूज होता है यूनिट की तरह। अल्फा बीटा गामा रेस का जो एड्सॉर्प्शन होगा, एड्सॉर्प्शन मतलब कहीं पे सेटल डाउन होना, जैसे बहुत सारी जैसे धूल मिट्टी आई, अब धूल मिट्टी आई बहुत सारी उड़ उड़ के, आंधी तूफान आया तो वो सरफेस के ऊपर बैठ गई। अब वो जो बैठ गई वो एक्चुअल में उस सरफेस से रिएक्ट तो कर नहीं रही है, वो बस उस सरफेस के ऊपर बैठी है। और अगर हम उसमें कुछ थोड़ा सा फोर्स लगाएं, जैसे फूंक दिया तो उड़ गई, या झाड़ू लगाया या पोछा लगाया तो वो धूल चली गई वहां से। तो ये वो टर्म बताती है, रेड्स यूनिट है एड्सॉर्प्शन ऑफ अल्फा बीटा गामा रेस, ठीक है, इट इज अ यूनिट used for adsorption of अल्फा बीटा गामा रेस, ठीक है। तो ये यूनिट है यूज की जा रही है एड्सॉर्प्शन ऑफ अल्फा बीटा गामा रेस, ठीक है। तो एड्सॉर्प्शन बता दिया कि एक तरह से कोई चीज किसी सरफेस के ऊपर, पानी की सरफेस हो या सॉलिड की सरफेस हो, उसके ऊपर है, लेकिन एक्चुअल में वो रिएक्ट नहीं कर रही, उसके साथ घुली मिली नहीं है, केवल उसके सरफेस के ऊपर है, वो टर्म एड्सॉर्प्शन उसके लिए यूज किया जाता है। रेम्स क्या है, ये इफेक्ट क्या होगा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा रेज जो निकल रही हैं इनका इफेक्ट क्या होगा उसके लिए यूज किया जाता है। तो इट इज यूज्ड टू मेजर, लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू measure the effect produced by अल्फा बीटा गामा रेज। अल्फा बीटा गामा रेज की वजह से जो जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सब रेम्स से देखे जाते हैं, और जो अल्फा बीटा गामा रेज एब्जॉर्प्शन हो रहा है
ठीक है। इट इज अ यूनिट यूज फॉर एड्सॉर्प्शन, मतलब कितनी अल्फा बीटा गामा रेज निकल चुकी हैं, कहीं सेटल डाउन हो गई हैं, एड्सॉर्प्शन कर चुकी हैं, तो वो रेड से बताया जाएगा। और जो अल्फा बीटा गामा रेज निकल के जो इफेक्ट उन्होंने डाला आसपास चीजों पे, एनवायरमेंट पे, वो या फिर जो भी इफेक्ट देखने को मिलेगा रेडियो एक्टिविटी के अंदर अल्फा बीटा गामा रेज निकलने के बाद जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ होगा, वो सब हम रैम से समझेंगे। ठीक है, तो दो टर्म्स हम लोगों ने आज देख लिए, रेड्स और रेड्स। तो होप सो ये समझ में आ गई होगी आज जो भी क्लास में हुआ। इंट्रोडक्टरी क्लास थी तो बहुत सारी चीजें लगा हो आपको बच्चों जैसी है, ये तो पहले से भी आती है। अब आई थिंक 4 to 5 क्लासेस लगेंगी इसके लिए, रेडियो एक्टिविटी कवर करने के लिए, जनरल केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, और जनरल फिजिक्स की कल क्लास होगी जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेशन कर रहे थे। मैकेनिकल की होप सो 4-5 क्लास और होंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन हैं और थ्योरी भी करा रहे हैं साथ में, मतलब थ्योरी इन द सेंस कि थोड़ा कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराना होता है, इस वजह से चीजें थोड़ा सा कह सकते हैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन्ड वे में हो गई हैं। तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप जो इस साल एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हैं या देना चाहते हैं इस साल के लास्ट तक, उनके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। और प्रैक्टिस सेशन तो सभी के लिए, जो पढ़ चुके हैं, जिनके नोट्स बन चुके हैं, केवल उनको रिवीजन करना, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बताइएगा क्लासेस कैसे लग रही हैं। ठीक है, और ये भी बताइएगा कि आपको नया कुछ पढ़ना हो उसके लिए। ठीक है, और रेगुलर क्लासेस रहेंगी और बहुत सारी चीजें हैं चैनल पे, आप जाके देखिए, चेक करिए। जो भी आपको टॉपिक लगता है नहीं है क्लास में, तो वो आप बताइएगा, हम आपको जरूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।